हेलो फ्रेंड्स। आज हम ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार के तहत बंगाल में ब्रिटिश ने कैसे विस्तार किया उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मुर्शीद कुली खां के बारे में। 17वीं सदी में इसे औरंगजेब, है ना, जो मुगल शासक था, औरंगजेब के द्वारा बंगाल का दीवान बनाया गया था, है ना। बंगाल का दीवान 17वीं शताब्दी में मुर्शीद कुली खां को बनाया गया था। इस समय बंगाल का सूबेदार अजीमुशान था, जो राज दरबार से संबंधित होने के कारण प्राय दिल्ली में रहता था। देखो, किसी भी राज्य के स्तर पर मुगल शासन में दो पद प्रमुख होते थे। कौन कौन से होते थे? एक तो होता था सूबेदार, है ना, और एक होता था दीवान, है ना। सूबेदार कौन होता था? सूबेदार जो राज्य का प्रमुख होता था, है ना, राज्य का प्रमुख सूबेदार कहलाता था। और दीवान कौन होता था? दीवान जो वो होता था जो राजस्व का, राज्य के अंतर्गत राजस्व के प्रभार का प्रमुख होता था, है ना, राजस्व प्रमुख होता था, वो दीवान कहलाता था। तो मुर्शीद कुली खां क्या था? दीवान था। किसका? बंगाल का। जबकि वहां का उस समय कौन था? सूबेदार अजीमुशान था। लेकिन अजीमुशान क्या था? दिल्ली में रहता था, इसलिए अधिकतर जो गतिविधियां देखते थे वो मुर्शीद कुली खां ही देखता था, है ना। अतः बंगाल की जो वास्तविक शक्ति थी वो मुर्शीद कुली खां के पास थी। आगे क्या होता है? मुगल सम्राट आगे आते हैं फर्रुख सियार। 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं, है ना। इन गतिविधियों को देखते हुए कि अब जब दीवान, पूरा दीवानी मामले मुर्शीद कुली कुली खां अच्छे से देख रहा है, तो फिर आगे चलकर उसको सूबेदार नियुक्त कर देते हैं। जैसे वर्तमान में भी होता है, कोई एक पद अगर अच्छे से निर्वहन करता है तो उसको फिर बड़े पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। तो सेम टू सेम ऐसे मुगल शासन के दौरान होता था। वो मुगल शासक फर्रुख सियार ने मुर्शीद कुली खां को दीवान से क्या कर दिया? सूबेदार नियुक्त कर दिया 1717 में। ये मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था, है ना। इसी के समय बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत होती है। इसके बाद फिर कोई जो मुर्शीद कुली खां के जो वंशज थे, इसके पुत्र वगैरह, और आगे की गतिविधियां संचालित होती है। मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त ये अंतिम सूबेदार था। तो कभी कभी प्री में या एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बंगाल का जो स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक कौन माना जाता है, तो वो कौन माना जाएगा? मुर्शीद कुली खां माना जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर वंशानुगत शासन स्थापित हुआ था। इसके पहले कौन नियुक्त करता था? इसके पहले जो मुगल सम्राट थे वो बंगाल के सूबेदार को नियुक्त करते थे। ये बात आपको याद रखनी है। अब मुर्शीद कुली खां के राजस्व सुधार के बारे में देखें, तो इसने छोटे जमींदार जो होते थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की और जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा, खालसा भूमि जिसे हम राज की भूमि कहते हैं, में परिवर्तित कर दिया। फलतः राज की आय बढ़ी, है ना, राज्य की जो आय है वो बढ़ी। इसने बड़े जमींदारों को बनाए रखा, जो राजस्व को वसूलने में सहयोग करते थे। साथ ही उनकी जागीर भूमि को भी बनाए रखा। किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई, है ना, जिसे तकावी कहते थे हम। किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई। किसने? मुर्शीद कुली खां ने किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई। एक विशेष बात और थी कि जो मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी तात्कालिक स्तर पर, उसको मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर दी थी। कहाँ कर दी थी? मुर्शिदाबाद नामक जगह पर मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ से? ढाका से। उसके बाद आता है अलीवर्दी खां। मुर्शीद कुली खां के बाद आता है बंगाल का शासक अलीवर्दी खां, जो 1740 से 1756 तक रहा था, है ना। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की और करते हुए कहा कि मधुमक्खियों को छेड़ने पर काट कर मार डालेगी, अन्यथा वो शहद देगी। कहने का तात्पर्य कि अंग्रेजों को इन्होंने कहा कि ये मधुमक्खी के समान है। अंग्रेजों को मधुमक्खी के समान कहा, मधुमक्खी के समान कहा। मधुमक्खी क्या करती है? अगर उसको हम छेड़े नहीं तो वो शहद देने के लिए काफी मतलब वो हमको शहद देती है, लेकिन हमने उनको छेड़ा या ऐसी गतिविधि की जिनके उनको क्रोध आया तो फिर काटने भी लगती है ना। आपने कहीं देखा होगा, जहां मधुमक्खी का पेड़, अगर उसके नीचे आप किसी तरह की अंगीठी या धुआं अगर करते हैं तो वहां से मधुमक्खियां क्रोधित हो जाती है और आसपास के पूरे क्षेत्र के लोगों को काटने लगती है। तो इसी तरह से ये कहना चाहते हैं अलीवर्दी खां कि अंग्रेज
अच्छे, अगर हम इनका अच्छे से प्रयोग करेंगे तो ये हमको फायदा देंगे, परंतु अगर हमने इनके कार्यों में छेड़खानी की या इन्हें परेशान किया, इनकी गतिविधियों को हमने बार बार खंगाला, तो ये हमको मार डालेंगे या काट कर मार डालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक थे। नवाब बनने के साथ ही इन्हें अपने संबंधियों के विरोध का सामना करना पड़ा, है ना। तो संबंधी कौन कौन थे, जैसे पूर्णिया के नवाब शौकत जंग ने इनका विरोध किया, उनकी मौसी थी घसीटी बेगम, इन्होंने भी इनका विरोध किया। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरोधियों को संरक्षण दिया, है ना। जो सिराजुद्दौला के विरोधी थे उनको संरक्षण दिया। तो दूसरी तरफ नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। कलकत्ता की किलेबंदी कहने का तात्पर्य फोर्ट विलियम, है ना, फोर्ट विलियम पर इन्होंने किलेबंदी शुरू कर दी। अतः सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कलकत्ता पर हमला किया और जून 1756 में फोर्ट विलियम, जो कलकत्ता में था, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, है ना, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। इस घटना के संबंध में ब्रिटिश अधिकारी हालवेल, है ना, कौन थे, ब्रिटिश अधिकारी हालवेल ने ब्लैक होल कांड का उल्लेख किया है। ब्लैक होल कांड का उल्लेख किया है। इसका तात्पर्य उस घटना से जिसके तहत नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को, है ना, एक छोटे से कमरे में कैद किया और अगले दिन केवल 23 जिंदा बचे, है ना। 146 में से 23 जिंदा बचे, मतलब 123 अंग्रेज लोग मारे गए, है ना। इस कांड को किस कांड की घटना दी है, ब्लैक होल कांड की संज्ञा दी है। और ये ब्लैक होल कांड की संज्ञा किसने दी है, ब्रिटिश अधिकारी हालवेल ने दी है। अंग्रेज, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्लैक होल कांड की घटना क्या है, ये किसके समय हुई, इसको ब्लैक होल कांड की संज्ञा किसने दी, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण के लिए क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से सेना बुलाई। उस समय क्लाइव कहाँ पे थे, मद्रास में थे। तो मद्रास से इन्होंने सेना बुलाई, किसके नेतृत्व में, क्लाइव के नेतृत्व में। कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम है उस पर पुनः नियंत्रण करने के लिए फोर्ट विलियम पर अधिकार, और फिर क्या कर लिया, फोर्ट विलियम पर अधिकार भी कर लिया। अब क्लाइव ने नवाब के अधिकारियों को अपने पक्ष में कर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किया। अब ये प्रत्यक्ष रूप से तो जीत नहीं पाए, अब वो अप्रत्यक्ष रूप से क्या करना चाह रहे हैं, क्लाइव के जो अधिकारी वगैरह है उनको अपने पक्ष में कर रहे हैं षड्यंत्र पूर्व, और अपने पक्ष में किया। इनमें कौन कौन से प्रमुख थे, मीर जाफर थे। मीर कासिम को अपने पक्ष में किया, जो सैन्य प्रमुख था, है ना। सिराजुद्दौला का ये सैन्य प्रमुख था मीर कासिम, इसको अपने पक्ष में किया। अमीन चंद जो पूंजीपति था, इसको अपने पक्ष में किया अंग्रेजों ने। मानिक चंद जो कलकत्ता का प्रभारी था, उसको अपने पक्ष में किया। जगत सेठ, फतेह चंद जो कलकत्ता का एक मशहूर बैंकर था, है ना, फतेह चंद कलकत्ता का एक मशहूर बैंकर था, उसको भी अपने पक्ष में किया, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने सिराजुद्दौला को परास्त करने के लिए जो बहुत सारे सिराजुद्दौला के समर्थक या ऐसे वर्ग था जो बंगाल में अपना आधिपत्य बनाकर रख रहा था, उसको अंग्रेजों ने अपने अपने पक्ष में ले लिया, है ना, अपने पक्ष में ले लिया। अब आगे चलकर क्या होगा कि इसी क्रम में प्लासी का युद्ध होगा, है ना, प्लासी का युद्ध होगा 1757 में, है ना। और किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपने अधिकार को स्थापना के लिए मजबूती से आगे बढ़ेगी, वो हम प्लासी के युद्ध में देखेंगे। तो प्लासी का युद्ध हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।